जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एल एन जियोग्राफी यूजीसी नेट जेआरएफ में। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं एग्रीकल्चर जियोग्राफी। और एग्रीकल्चर जियोग्राफी में लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि एग्रीकल्चर इफिशियंसी और प्रोडक्टिविटी क्या होती है और उस पर किन किन जो है जियोग्राफर यानी स्कॉलर ने काम किया है। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आइए हम लोग आज बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस टॉपिक से हर साल आपको एक दो क्वेश्चन फैक्चुअल प्रूफ के साथ साथ जो कंसेप्चुअल है फॉर्म है उसमें पूछा गया है, इसलिए इस टॉपिक को थोड़ा सा अच्छे से आपको समझना है। और यहाँ से इस बार एक क्वेश्चन कंफर्म है कि आपको आने वाला है। तो आइए और स्टार्ट करते हैं। टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ज्योग्राफर ने काम किया है। यहाँ से आपको क्वेश्चन वाला है, फैक्चुअल भी पूछा जा सकता है, कंसेप्चुअल भी पूछा जा सकता है, तो इसलिए इनको अच्छे से देखने वाले हैं। क्रॉप कॉम्बिनेशन यानी फसल संयोजन, हिंदी में अगर इसको बोला जाए तो बोला जाए फसल संयोजन, यानी क्रॉप जो आप लगाते हैं उसका आपको कॉम्बिनेशन कैसे रखना चाहिए। एक खेत में एक क्रॉप लगानी चाहिए, एक खेत में दो क्रॉप लगानी चाहिए, कौन कौन सी फसलों को लगाना चाहिए ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो। ठीक है, तो ये चीजें आपको बताने वाले हैं इसमें कुछ स्कॉलर, तो उसी की हम लोग क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। पहले जान लेते हैं कि क्रॉप क्या है। जैसे कि आपको शब्द से पता चल रहा होगा, क्रॉप मीन्स हो गया फसल, मतलब हो गया कॉम्बो। कॉम्बो, ठीक है, क्या हो गया, कॉम्बो। ठीक है, कॉम्बो में क्या होता है, दो या दो से अधिक चीजों को एक साथ जो एक दूसरे से क्या होती हैं, कोरिलेट होती हैं, से संबंधित होती हैं। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं कॉम्बिनेशन। तो क्रॉप कॉम्बिनेशन क्या है, क्रॉप कॉम्बिनेशन का मतलब हुआ कि दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक फसलों को, ठीक है, दो या दो से अधिक फसलों को इस रूप में उगाना कि वो दोनों फसलें एक दूसरे से क्या हो, एसोसिएटेड हो, एक दूसरे से सहचर रूप से संबंधित हो। यानी दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ उगाना तो एक दूसरे के साथ क्या हो, एसोसिएटेड हो। ठीक है, यानी सहचर हो, तो हिंदी बोलते हैं सहचर। आइए इसको और सिंपलीफाई करते हैं। ठीक है, क्रॉप कॉम्बिनेशन का मतलब ये हुआ कि आपको दो या दो से अधिक फसलों का ऐसा संयोजन रखना है कि दोनों फसलों का जो विकास होता है, ठीक है, वो एक दूसरे के सहयोग से होता है। यानी कोई दो फसलें हैं तो फसलों का कॉम्बिनेशन ऐसा होना चाहिए कि वो दोनों फसलें एक दूसरे पर क्या हो, डिपेंडेंट हो, यानी दोनों का विकास एक दूसरे के सहयोग से होता है। तो ऐसे फसलों के जो है जो क्रम है या संयोजन है उसी को बोलते हैं क्रॉप कॉम्बिनेशन यानी फसल संयोजन। अब दोबारा एक बार आप जो है इसको रिपीट कर रहे हैं, समझिए कि किसी भी एग्रीकल्चर लैंड में यानी किसी भी एग्रीकल्चर फील्ड में, कृषि क्षेत्र में दो या दो से अधिक फसलों को उगाना। कैसी फसलों को उगाना, ऐसी फसलों को उगाना जो एक दूसरे का क्या करती हैं, सहायता करती हैं ग्रो करने में, विकास करने में। जब तक वो एक दूसरे की सहायता नहीं करती हैं और आप ऐसी फसलें उगा रहे हैं तो उसको क्रॉप कॉम्बिनेशन नहीं बोलेंगे। आइए इसको उदाहरण के साथ समझते हैं तो आपका कंसेप्ट और ही क्लियर। हमने क्या बोला कि दो या दो से अधिक फसलों को इस प्रकार से उगाना है कि दोनों फसलें क्या करें, एक दूसरे का सहयोग करें, एक दूसरे पर निर्भर हैं, एक दूसरे के सहयोग के कारण ही उनका विकास हो रहा है। ठीक है, अगर वो एक दूसरे के विकास में सहयोग नहीं कर रही हैं तो वो क्रॉप कॉम्बिनेशन नहीं माना जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। ये आपके पास एग्रीकल्चर फील्ड है, आपने क्या किया कि यहाँ पर उगाया, आपने उगाया बीट। अब बीट में आप लोग देखते हैं, जो भी रूरल एरिया से होंगे वो जानते होंगे, उनको बताने की जरूरत नहीं होती है कि बीट के साथ हम लोग क्या उगा लेते हैं, मस्टर्ड यानी सरसों। एक ये हो गया, यहाँ भी दो फसलें हैं। हम एक दो फसलें और लेते हैं, एक में ले लेते हैं मस्टर्ड, ठीक है, मस्टर्ड ले लेते हैं और एक में ले लेते हैं पी। एक ही खेत में हमने दो फसलें, ये भी आप उगाते हैं, ये भी जो रूरल एरिया से होंगे उनको पता होगा। तो जो मस्टर्ड और पी है ये क्रॉप कॉम्बिनेशन है, लेकिन ये क्रॉप कॉम्बिनेशन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो क्रॉप कॉम्बिनेशन की परिभाषा है वो क्या है, दो या दो से अधिक इस प्रकार से फसलों को उगाना, ऐसी फसलों को उगाना जो एक दूसरे के सहयोग से बढ़ते हैं, विकसित होते हैं या एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। अब जो आपका यहाँ क्या है
कि अब हमने यहाँ पर क्या लिया था, मस्टर्ड लिया था, और मस्टर्ड नहीं, मस्टर्ड जो है गलत हो जाएगा। आप यहाँ पर क्या लीजिए, ठीक है, मस्टर्ड ही ले लेते हैं, ठीक है, मस्टर्ड एंड पी ले लेते हैं, चलिए यही ले लेते हैं। तो पी क्या है, पी मतलब हो गया मटर, ठीक है। मटर क्या है, एक लेगुमिन क्या है, क्रॉप, लेगुमिनस क्रॉप उसे कहते हैं जो नाइट्रोजन का क्या करते हैं, फिक्सेशन करते हैं। नाइट्रोजन को, जो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन होता है उसको क्या करते हैं, अपने में एब्जॉर्ब, अपनी जड़ें जो होती हैं उसमें एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है, उसमें क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो नाइट्रोजन यहाँ क्या कर रहा है, फिक्सेशन का कार्य कर रहा है। जो भी नाइट्रोजन इसको एटमॉस्फेयर से मिलता है उसको ये अपनी जड़ों में एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, अपनी जड़ों में एब्जॉर्ब कर लेता है और उस खेत में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है। अब क्या हुआ कि अगर आपने इसी में सरसों भी बोया हुआ है, ठीक है, यानी मस्टर्ड भी जो है लगा रखा है, तो जो नाइट्रोजन इसको अतिरिक्त मिला हुआ है, ये नाइट्रोजन को कौन पाएगा, ये आपका मस्टर्ड पाएगा और अच्छी से क्या करेगा, ग्रो करेगा। यानी मस्टर्ड को आपको नाइट्रोजन की जरूरत देने की नहीं है। तो मटर क्या कर रहा है कि मस्टर्ड के ग्रो करने में उसकी मदद कर रहा है। अब मस्टर्ड मटर को कैसे ग्रो करने में मदद कर रहा है, मस्टर्ड क्या करता है, मस्टर्ड के पेड़ जो होते हैं कुछ इस तरीके से होते हैं, ठीक है, वो ऐसे होते हैं, इसमें कई छोटी छोटी टहनियां होती हैं और इसी टहनियों में इनके फल लगे होते हैं। अब मस्टर्ड क्या करता है कि जो पी होता है ना, पी कुछ इस तरीके से होता है, इसी में उसकी फली लगी होती है, ठीक है, कुछ इस तरीके से होता है। तो अगर ये जमीन पे होता है, ठीक है, यानी इसको कोई क्लिम करने का, यानी इसको चढ़ने का सहारा नहीं मिलता है, तो ये क्या करता है, इसका विकास उतना नहीं हो पाता है। लेकिन अगर आप जो है सरसों बोए हुए, मस्टर्ड लगाए हैं अपने खेत में, तो ये इस पे क्या कर देता है, क्लिम कर जाता है और इसी पेड़ के सहारे इसको एक आधार मिल जाता है और इसका ग्रो क्या होता है, ज्यादा होता है, इसका विकास ज्यादा होता है। जो भी रूरल एरिया में के हैं वो व्यक्ति इसको अच्छे से समझ रहे होंगे कि इसका कॉम्बिनेशन कैसा होता है मटर और सरसों का। देखिए कितना अच्छा कॉम्बिनेशन है कि मटर क्या कर रहा है, जो आपका पी है, मटर है, वो क्या कर रहा है, नाइट्रोजन प्रोवाइड कर रहा है सरसों को, और सरसों क्या कर रहा है, सरसों उसको क्लिम कराने में, यानी इस पे चढ़ता है, जब सरसों के ऊपर ये क्या करता है, जब ये चढ़ता है यानी क्लिम करता है, तो सरसों इसको क्या प्रदान करता है, बेस प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है, बेस प्रदान करता है। तो दोनों क्या हो रहे हैं, एक दूसरे की सहायता से क्या हो रहे हैं, ग्रो हो रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की सहायता से ग्रो कर रहे हैं। इसलिए मटर और सरसों की खेती एक प्रकार से क्या है, क्रॉप कॉम्बिनेशन है। जबकि आपने यहाँ पर देखा था जो है किसका खेती देखा था, सरसों और बीट की। तो भैया सरसों अपना उग रहा है और जो है बीट अपना उग रहा है, इन दोनों में कोई आपस में संबंध नहीं है, इसलिए क्रॉप कॉम्बिनेशन नहीं होगा। क्रॉप कॉम्बिनेशन तभी बोला जाएगा जब दोनों फसलें एक दूसरे का क्या करें, सहयोग करें। एक उदाहरण ये हो गया। दूसरा उदाहरण आप ले सकते हैं मेज यानी मक्के की, बीन्स की, ठीक है, मक्के की और किसकी ले सकते हैं, बीन्स की ले सकते हैं। तो वही प्रोसेस इसमें भी होता है। अगर आप इसमें मक्का लगाए हुए हैं, ठीक है, मक्का लगाए हुए हैं और क्या लगाए हुए हैं, बीन्स यानी सेम लगाए हुए हैं। तो बीन्स भी क्या है, लेगुमिनस क्रॉप है। बीन्स क्या करेगा, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करेगा, नाइट्रोजन को बढ़ाएगा और ये क्या करेगा, आपका मेज उस नाइट्रोजन को लेकर आगे बढ़ेगा यानी ग्रो करेगा, उसका वृद्धि विकास ज्यादा होगा। और बाद में क्या होगा, जब बीन्स बड़ा होता रहेगा तो इसी के ऊपर ये क्लिम करता है, और जब क्लिम करता है तो वो क्या होता है कि उसमें जो फल लगते हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से लगते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कहीं पर भी जहाँ पर जो वेजिटेबल्स की एग्रीकल्चर होता है, अगर रूरल एरिया में देखा होगा आपने, तो उसमें क्या होता है कि खेतों में क्या करते हैं, जो एग्रीकल्चर करते हैं वो कुछ इस तरीके का क्या बना देते हैं, एक छोटा सा कह दीजिए कि आधार प्रदान करते हैं, किसके लिए, जो क्लिम करने वाली जो सब्जियां होती हैं, जैसे आपका ले लिया गया पंपकिन, ले लिया गया बीटर गार्ड, ले लिया गया, ठीक है। तो वो क्या होती हैं, जब कोई सब्जी ऐसे लटकती हुई क्या होती है, जब लटकते हुए बढ़ती है तो ग्रेविटी के कारण क्या होती है, वो ज्यादा तेजी के साथ और ज्यादा जो है लंबी वो क्या होती है, भारी हो जाती है। यानी जो उसका जो प्रोडक्शन होता है वो ज्यादा होता है इन कंपेरिजन टू जो जमीन में ऐसे फैली होती है, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है कि जब इस पे क्लिम करती है कोई भी फसलें तो क्या होता है कि उनका विकास ज्यादा होता है। यानी ये क्या करता है, मेज इसको आधार प्रदान कर रहा है, मक्का इसको आधार प्रदान कर रहा है बीन्स को, और बीन्स क्या कर रहा है कि
आपके जो मेज है यानी मक्का है उसको नाइट्रोजन प्रोवाइड करा रहा है। तो दोनों एक दूसरे के सहयोग से आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, इसीलिए इसको बोला जाएगा क्रॉप कॉम्बिनेशन। अब आप लोग आई होप समझ गए होंगे अंतर्गत हम किस किस को रखेंगे, यानी दो या दो से अधिक फसलें ऐसे रखेंगे जो सभी की क्या करें। अगर 3 फसलें हैं तो तीनों को एक दूसरे तीसरे की क्या करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए। अगर मदद नहीं कर रही तो क्रॉप कॉम्बिनेशन नहीं होगा। जैसे हमने आपको एग्जांपल दे दिया कि आप गेहूं के साथ क्या कर रहे हैं, बीट के साथ मस्टर्ड डाल दे रहे हैं, तो वो फसल तो होगा लेकिन क्रॉप कॉम्बिनेशन नहीं होगा। गाँव में ये जो परंपरा है विलेजेस में, ठीक है, ग्रामीण एरिया में, रूरल एरिया में बहुत पहले से चली आ रही है। भले ही उनको इनका साइंटिफिक रीजन नहीं पता रहा होगा, लेकिन पहले से ऑलरेडी ऐसा लोग क्या करते हैं, करते आ रहे हैं, उनको इसका लाभ मिलता है क्योंकि वो लोग इंपीरिकल नॉलेज को क्या करते हैं, गेन करते हैं। वो देखते हैं, वो काफी दिन से एक ही एरिया में रह रहे हैं, उनको पता है, तो वो बिना जो है टाइम देखे भी क्या करते हैं, सूर्य को देख के बता देते हैं कि टाइम लगभग इतना हो रहा होगा, क्योंकि उसको उन्होंने हजारों नहीं, उन्होंने कम से कम सैकड़ों, हजारों, 2000 बार क्या किया है, ऑब्जर्व किया है। उन्होंने घड़ी से मैच कराया है कि हाँ अगर सूर्य यहाँ पर है तो उनको 1-2 बार अंदाजा लग गया, 100 बार देखा उन्होंने कि हाँ 12 बज रहे हैं तो सूर्य यहाँ है, 5 बज रहे हैं तो सूर्य, यानी सूर्य के हिसाब से भी वो टाइम बता देते हैं। तो क्या है, उनका इंपीरिकल मेथड है, यानी अनुभव के आधार पर वो ऐसा काम कर लेते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका क्रॉप कॉम्बिनेशन। अब क्रॉप कॉम्बिनेशन यानी किसी भी एरिया में कितनी फसलें उगानी चाहिए। क्रॉप कॉम्बिनेशन के अंतर्गत 2 फसलें, 2 से अधिक फसलें, इसको लेकर विद्वानों में काफी क्या थी, उठापटक थी। यानी लोगों ने क्या किया, अलग अलग मेथड देने का प्रयास किया, विधियां खोजने की प्रयास की, ठीक है। ये बहुत काफी जटिल काम था कि अगर पता किया जाए कि यूपी में क्रॉप कॉम्बिनेशन कैसा है, पूरे भारत में क्रॉप कॉम्बिनेशन कैसा है, तो इसके लिए अलग अलग विद्वानों ने क्या किया, अलग अलग विधियां अपनाई। ये विधियां आपसे एग्जाम में पूछी जाएंगे। आइए हम देखते हैं कि विधियां आपसे एग्जाम में कैसी पूछी जाएंगी। पहले जो विद्वान थे, ठीक है, मेथड्स में आइए देखते हैं। एक विद्वान है जेसी बीबर ने 1954 में क्या किया कि क्रॉप कॉम्बिनेशन से संबंधित जो मेथड है कि कैसे हम क्रॉप कॉम्बिनेशन निकालेंगे, उसके लिए इन्होंने विधि दी और इस विधि का नाम था स्टैंडर्ड यानी बैरियन। और स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब क्या हुआ, जो है मानक विचलन विधि। वेरिएंस और मानक विचलन विधि किसका है, तो जेसी बीबर का। इन्होंने कब दिया, 1954 में दिया। और इन्होंने जो मिड वेस्ट यूएसए था, ठीक है, मिड यूएसए यानी मध्य पश्चिमी अमेरिका था, उसी पे इनका क्या था, रिसर्च था। और उसी एरिया में रिसर्च करके इन्होंने क्या दिया था, मेथड दिया था कि कैसे क्रॉप कॉम्बिनेशन वहां का है या क्या होना चाहिए। अगले इसके बाद बीबर के बाद आए रफीउल्लाह ने 1956 में क्या किया कि अपनी विधि दी। कौन सी विधि, मैक्सिमम विचलन विधि। क्या दिया, अधिकतम धनात्मक विचलन विधि। ये भी आपको क्या है, सन यानी डेट और विधियां आपको याद रखनी चाहिए, याद होनी चाहिए, एग्जाम में ही आपसे पूछा जाएगा। तीसरे विद्वान आए, ठीक है, इनका पूरा किजू डोई, तो इनको आप साधारण भाषा में डोई के नाम पे जानिए। इन्होंने क्या किया, 1959 में टोक्यो यानी जापान की जो राजधानी है टोक्यो में क्या किया, अपना रिसर्च किया। ये भी याद रखना है आपको कि इसका रिसर्च कहाँ पे है। तो टोक्यो में रिसर्च किया और इन्होंने कौन सा मेथड अपनाया, मॉडिफाइड मेथड ऑफ जेसी बीबर। यानी जेसी बीबर ने जो भी विधि दी थी उसमें इन्होंने क्या किया, संशोधन किया। जेसी बीबर ने कौन सी विधि दी थी, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड। और इस आधार पर इन्होंने एक फार्मूला दिया था कि जो क्रॉप कॉम्बिनेशन का फार्मूला दिया था सिग्मा, ठीक है, इसको आप देखिएगा, सिग्मा डी स्क्वायर अपान स्मॉल एन, इसको अंडर रूट में दिया, जहां इन्होंने जो डी स्क्वायर है और एन है, इसको डी को बताया कि डी बराबर इनका क्या है, डेविएशन है, और एन बराबर क्या है, नंबर ऑफ क्रॉप है, नंबर ऑफ क्रॉप। ये इन्होंने दिया, किसने दिया, ये आपके जेसी बीबर ने दिया। ये फार्मूला आपको याद रखना है, सिग्मा जो है अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन। तो इनका मेथड का स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड। अब इसमें किसने, तो यही संशोधन किए थे डोई ने 1959 में, जो कि टोक्यो पे अपना काम किए थे, रिसर्च किए थे। मॉडिफाइड मेथड ऑफ जेसी बीबर, यानी जेसी बीबर का जो मेथड था उसमें इन्होंने मॉडिफाई कर दिया था और इन्होंने अपना दिया, केवल इन्होंने फार्मूला दिया सिग्मा डी स्क्वायर। एन को क्या कर दिया, इन्होंने गायब कर दिया। यानी ये फार्मूला किसका है, तो ये फार्मूला आपका है
बीबर महोदय का, और डोई ने क्या किया कि इनमें मॉडिफाई किया और अपने मेथड का नाम क्या दिया, ठीक है, अब इनको मॉडिफाई मेथड किया था, इसका मॉडिफाइड का, और इन्होंने फार्मूला दिया जो है सिग्मा डी स्क्वायर, यानी जो आपका डेविएशन है, डेविएशन का मतलब क्या है, एक्चुअल में क्या है, ठीक है, यानी जो सैद्धांतिक रूप में क्या है और एक्चुअल रूप में क्या है, उसी का अंतर क्या हुआ, डेविएशन। डेविएशन का मतलब क्या हुआ, विचलन, यानी कितना होना चाहिए और कितना है, ठीक है, उसी को बोलते हैं डेविएशन। इसके बाद आए एक विद्वान डी थॉमस, इन्होंने 1963 में क्या किया, क्रॉप कॉम्बिनेशन का अपना जो है विधि बताई। बाद आए पोपोक, पोपोक ने क्रॉप एंड लाइफ के माध्यम से क्रॉप कॉम्बिनेशन रीजन को आइडेंटिफाई करने का प्रयास किया, यानी इनकी विधि कौन सी थी, इन्होंने क्रॉप एंड लाइव स्टॉक का प्रयोग किया था, ठीक है। अब एग्जाम में क्या है, एग्जाम में कई बार ये पूछा गया है, आपके जो है मेथड के बारे में पूछा गया है कि जो आप जो दिया जा रहा है ये क्रॉप कॉम्बिनेशन का मेथड है, आपको बताना है, विद्वानों को ऑर्डर बताना है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, 4 जियोग्राफर को देकर, 4 जो स्कॉलर को देकर कि कौन कौन से स्कॉलर ने काम किया है, उनका ऑर्डर क्या है। तो बीबर के बाद रफीउल्ला, रफीउल्ला के बाद डोई, डोई के बाद थॉमस, थॉमस के बाद पोपोक। इतने को आपको याद रखना है कि पहले कौन आया, बीबर आए, बीबर के बाद कौन आया आपके जो है ये बीबर के बाद रफीउल्ला आए, रफीउल्ला के बाद डोई आए, डोई के बाद थॉमस आए, थॉमस के बाद पोपोक आए। डेट वाइज आपको याद होना चाहिए, ये सीक्वेंस कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। और ये भी ये कई बार पूछा गया है कि जो पोपोक महोदय थे, जो बीबर महोदय थे, उन्होंने अपना रिसर्च कहाँ दिया, तो वेस्ट मिडिल यूएसए में। कहाँ पे दिया, वेस्ट मिडिल यूएसए में दिया, ठीक है, ये भी आपको याद होना चाहिए। दूसरा, डोई जो बीबर में संशोधन किसने किया, मॉडिफाई किसने किया, तो बीबर में मॉडिफाई किसने किया, ये जो है आपके डोई महोदय ने। किसने, डोई महोदय ने, किकजू डोई ने क्या किया, किकजू डोई ने मॉडिफाई किया किसमें, बीबर में, और जो बीबर का फार्मूला था सिग्मा डी स्क्वायर अपान एन अंडर रूट, उसको चेंज किया और उसको क्या कर दिया, केवल डी स्क्वायर बताया, सिग्मा डी स्क्वायर, ये भी याद रखना है। और इन्होंने कहां पर दिया, टोक्यो में दिया, ठीक है। अब आइए थोड़ा सा भारत के बारे में बात कर लेते हैं कि भारत में क्रॉप कॉम्बिनेशन रीजन के बारे में किसने बताया है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो भारत में क्रॉप कॉम्बिनेशन रीजन जो जानकारी दी थी वो आपके आर.के. बनर्जी ने दी थी 1963 में, और इन्हें अपना रिसर्च कहाँ, वेस्ट बंगाल में किया था। किसी ने कहाँ रिसर्च किया है ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। दूसरे विद्वान आए एनपी अय्यर। एनपी अय्यर ने क्या किया कि 1969 में मध्य प्रदेश में उन्होंने क्या किया, अपना रिसर्च किया, ठीक है। इन दोनों विद्वानों को आपको क्या करना है, याद रखना है। हो सकता है एग्जाम में आपको 4 विद्वान दे दे, पूछने की भारत में किस विद्वान ने काम किया है, तो आपको इतने पॉइंट क्या करना है, याद रखना है। अब आइए हम जो है आपको जो ये पोपोक महोदय थे, पोपोक महोदय से डिटेल में थोड़ा सा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसीलिए पोपोक महोदय ने जो फार्मूला दिया था, इस फार्मूले में एक एग्जाम्पल के साथ हम लोग समझ लेते हैं कि क्रॉप कॉम्बिनेशन रीजन कैसे आइडेंटिफाई किया था हमारे बीबर महोदय ने, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि बीबर ने कैसे इसको आइडेंटिफाई किया था। बीबर का फॉर्मूला हम लोग याद रखेंगे, अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर अपान एन, ठीक है। तो ये क्या कह रहे थे कि इन्होंने क्या किया कि मध्य पश्चिमी यूएसए में रिसर्च किया और पता लगाया, ठीक है। दो टाउन थे, ठीक है, एक था ह्यूस्टन और एक कोई और टाउन था। वहां पर क्रॉप कॉम्बिनेशन पता करना बहुत आसान था, लेकिन अलग अलग जो है राज्य में इन्होंने जब पता किया तो इनको बड़ी ही मुश्किलात पैदा हुई, और इन्होंने उस मुश्किलात को जो है सुलझाने का प्रयास किया, क्योंकि इन्हें देखा कि क्रॉप कॉम्बिनेशन काफी जटिल है, तो कैसे उसको क्या किया जाए, बहुत ही सरल किया जाए, कैसे पता किया जाए कि यहाँ का क्रॉप कॉम्बिनेशन ठीक है, यहाँ का क्रॉप कॉम्बिनेशन सही नहीं है। तो इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले गए और अलग रीजन में कि इन्होंने फसलों के एरिया को जो है चुनाव किया, यानी ये कई एरिया में गए, और जिस एरिया में गए, मान लीजिए हम यहाँ पर 1 4 5 क्रॉप्स को लिए हैं, तो इन्होंने कितने एरिया में गए, 5 एरिया में गए। क्यों, क्योंकि जो भी आपको यहाँ बताया जा रहा है उसको लाइन बाय लाइन आपको अपने नोट्स में लिखना है, क्योंकि जो भी हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं इसके अंदर से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि इन्होंने ये कहा था जिस भी रीजन में जाते थे, ठीक है, मान लीजिए कि ये कोई क्या है, ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। तो ये क्या करते थे, अगर ए रीजन में गए तो यहाँ पर बहुत सारी फसलें उगाई जा रही होंगी, तो ये केवल उसी फसल को क्रॉप कॉम्बिनेशन में सम्मिलित करते थे
जो है कैलकुलेशन करने के लिए जिसका एरिया सबसे ज्यादा था। मान लीजिए यहाँ पर बीट, राइस और ग्राम ये तीनों फसलें उगाई जा रही हैं। बीट का परसेंटेज है 50, राइस का परसेंटेज है 40, इसका है 10। तो ये इस दोनों फसल को छोड़ देते थे, केवल कौन सी फसल को लेते थे, जिसका एरिया सबसे ज्यादा था। तो इस प्रकार इन्होंने क्या किया, पहला काम ये क्या करते थे, एरिया अंडर ईच क्रॉप, हेक्टेयर में जितने भी रीजन में गए, यानी 5 रीजन, तो ईच क्रॉप का एरिया इन्होंने लिया। मान ली पहले क्रॉप है, पहला है आपका, ठीक है, मान लेते हैं राइस, दूसरा है बीट, तीसरा है पी मटर, चौथा ग्राम और पांचवा है आपका मस्टर्ड। इतने फसलों को लिया, ठीक है, कितने एरिया से, एरिया से एरिया है। तुमने देखा कि राइस वाले एरिया में कितने हेक्टेयर पे खेती हो रही है, 110 हेक्टेयर पे। ये मान लीजिए इस रीजन में गए तो इन्होंने देखा कि कई फसलें हैं, तो इन्होंने क्या किया कि ये याद रखना है कि ये प्राइमरी जो है क्रॉप को लेते थे, सेकेंडरी क्रॉप को नहीं लेते थे। यानी एक स्टेटमेंट आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है कि क्या प्राइमरी एग्रीकल्चर लेते थे, क्रॉप लेते थे, या सेकेंडरी क्रॉप लेते थे, यानी प्राथमिक फसल या द्वितीयक फसल। तो केवल ये क्या लेते थे, प्राथमिक फसल थी उसी को लेते थे। जो द्वितीयक फसल थी यानी जिसका एरिया ज्यादा होता था उसको प्राइमरी फसल बोला, प्राइमरी क्रॉप बोला, और उसी को लेते थे जो जिसका एरिया उसके बाद होता था उसको ये लेते थे। ठीक है, ये पॉइंट 1 हो गया। ये किसको लेते थे, प्राइमरी क्रॉप। अब क्या हुआ, जो इन्होंने किया कि जितने अलग अलग फसलों के अलग अलग एरिया ले लिया, 5 एरिया से। इन्होंने दूसरा स्टेप क्या किया, इन्होंने टोटल क्रॉप एरिया। टोटल क्रॉप एरिया का मतलब कि जिस प्लस 20 प्लस 4 14 और प्लस है इसको जो है थोड़ा सा आप दिखाई पड़े, ठीक है। टोटल क्रॉप एरिया का मतलब क्या हुआ, टोटल क्रॉप एरिया का मतलब इसी पूरे को भी आपने फसल लिया था उसके एरिया को आपको क्या करना है, आपको एरिया को जोड़ना है। तो कितना आया 200। अब इन्होंने कहा जब आप परसेंटेज निकालिए कि सभी फसलों का परसेंटेज कितना कितना है, ठीक, तो परसेंटेज निकाल लीजिए। टोटल कितना है 200, ठीक है। अब 200 में पहले फसल यानी हमने राइस को उठाया, राइस की खेती हो रही है 110 हेक्टेयर में, तो 110 हेक्टेयर में इसका परसेंटेज कितना है, तो 2 निकलता है 100, ठीक है। ये कट गया, बचा कितना, राइस का परसेंटेज कितना आया 55। ऐसे आप निकालेंगे बीट का परसेंटेज 25, 10, 7, 3, यानी सभी का इन्होंने क्या कहा, अगला स्टेप क्या बताया कि इसका क्या निकाला जाएगा, परसेंटेज निकाला जाएगा। अब अगला इन्होंने एक अपने मन से एज्यूम किया और ये बताया कि जिस भी एरिया में अगर आप एक फसल का क्रॉप कॉम्बिनेशन निकालते हैं तो हम उसको मानेंगे कि जो उसका थ्योरेटिकल वैल्यू है, सैद्धांतिक रूप में इन्होंने कहा कि अगर एक क्रॉप है तो उसका जो एरिया है उसको कितना मान लेंगे 100%, ठीक है। अगर 2 क्रॉप है तो इसको हम जो है एक का 100 है तो 2 का कितना हो जाएगा 50%, यानी 50% एक फसल का, 50% दूसरी क्रॉप का। अगर आप 3 क्रॉप को लेते हैं तो कितना हो जाएगा 33.3, 33.3, यानी अगर आप 4 फसल लेते कितना हो जाएगा 25%। यानी इन्होंने कि जितने भी फसल का आप क्रॉप कॉम्बिनेशन निकालेंगे तो उसका इन्होंने एक सैद्धांतिक वैल्यू मान लिया कि वो कितना होना चाहिए आपके एरिया में, वो बराबर मात्रा में होना चाहिए। यानी अगर आप एक फसल लेते हैं तो इसका मतलब हुआ कि इस पूरे एरिया में आप एक ही फसल उगा रहे हैं, यानी 100% पर पूरा उसी की खेती कर रहे हैं। लेकिन अगर आप 2 फसलों पे क्रॉप कॉम्बिनेशन निकालते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि उस एरिया में कितना होना चाहिए था। इनके अकॉर्डिंग सैद्धांतिक रूप से इन्होंने माना कि भैया अगर आप 2 फसल उगा रहे हैं, मान लीजिए उगा रहे हैं राइस और बीट, तो 2 फसल अगर आप उगा रहे हैं तो इनके अकॉर्डिंग कितना होना चाहिए, 50% पे आप उगाइए राइस और 50% पे उगाइए आप क्या उगाइए आप बीट। ये पॉइंट आपको समझना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि उन्होंने जो फसलों के लिए जो ये पैमाना माना था वो क्या माना था, इक्वल पैमाना लिया था। यानी जितनी क्रॉप उसी को नंबर ऑफ जो एरिया है उसको उससे डिवाइड कर देंगे। यानी एक क्रॉप 100% थ्योरेटिकल वैल्यू हो जाएगी, 2 क्रॉप है तो 50-50, 3 क्रॉप है तो 100/3 कर दीजिए, और 4 क्रॉप है तो 25, यानी हर फसल के लिए क्या हुआ इक्वल एरिया होना चाहिए। अब इन्होंने कहा ये हो गया, इन्होंने मान लिया कि हमारे अकॉर्डिंग ऐसा होना चाहिए कि अगर आप 2 फसलों का क्रॉप कॉम्बिनेशन देख रहे हैं तो उनका जो थ्योरेटिकल वैल्यू होनी चाहिए वो 50-50, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग बराबर मात्रा में आपको
चाहिए। अब इन्होंने ये कहा कि हमने एक थ्योरेटिकल, अब क्या इन्होंने कहा कि उसकी वैल्यू क्या है। हमने कितना करार चूज किया है, 2 करार चूज किया है, तो 2 करार का हमारा थ्योरेटिकल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50-50%। यानी एक अगर हम मान लेते हैं राइस को लेते हैं और बीट को लेकर चलते हैं, तो राइस की थ्योरेटिकल वैल्यू बीट की 50% की इक्वल होनी चाहिए। अब इन्होंने कहा कि एक्चुअल वैल्यू कितनी थी, तो 110 एक्चुअल वैल्यू कितनी थी, 110 का परसेंटेज, यानी आपका जो राइस है, ठीक है, जो राइस है हमने क्या लिया है, राइस और बीट, तो राइस और बीट का हमारा थ्योरेटिकल जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, जो है बराबर होगा, तो 50-50 होगा। तो इन्होंने कहा कि अब चलिए इससे तुलना की एक्चुअल वैल्यू कितनी थी, किसकी, राइस और बीट की, तो राइस और बीट का एक्चुअल वैल्यू कितना था, देखिए राइस का कितना था और जो था वो 25% निकला था। यानी इनके अकॉर्डिंग हमने कहा था कि हमें मान लेते हैं कि अगर आप हम राइस और बीट लेते हैं तो उसकी थ्योरेटिकल वैल्यू कितनी हो गई, यानी राइस को भी 50% एरिया में आपको उगाना चाहिए और बीट को भी 50% एरिया में उगाना चाहिए। लेकिन जब इसकी जो एक्चुअल वैल्यू देखा हमने, तो एक्चुअल वैल्यू में क्या पाया कि ये 55% एरिया में उगाया जा रहा है, एक 25% एरिया में उगाया जा रहा है। तब अब इन्होंने क्या कहा कि अब देखिए इसका डेविएशन कितना है, क्योंकि डेविएशन के माध्यम से आप ये पता कर सकते हैं कि जो थ्योरेटिकल वैल्यू है, यानी जो हमने माना है उससे वो कितना डेविएट कर रहा है। जो हमने माना है अगर उससे ज्यादा डेविएट कर रहा है तो काम गड़बड़ हो रहा है, अगर कम डेविएट कर रहा है तो काम इसका मतलब सही है। इस आधार पे आप अलग अलग रीजन का बता सकते हैं आराम से कि हाँ इस एरिया में जो क्रॉप कॉम्बिनेशन है वो ठीक ठाक है, क्योंकि ये डेविएट ज्यादा एक्चुअल से नहीं कर रहा है, और इस एरिया में क्रॉप कॉम्बिनेशन सही नहीं है। क्यों, कैसे बता पाएंगे आप कि किसी एरिया का क्रॉप कॉम्बिनेशन कैसे है, क्योंकि क्रॉप कॉम्बिनेशन को कैसे कैलकुलेट किया जाए ये बहुत ही कठिन काम था। तो इस जो है थ्योरेटिकल वैल्यू उन्होंने मान लिया कि अगर आप चार क्रॉप एक साथ उगा रहे हैं तो आप 25% पे जो है चारों क्रॉप को 25-25% का वैल्यू दीजिए। तो इन्होंने क्या कहा कि वो थ्योरेटिकल हो गया, एक्चुअल में देखिए आप कितना दे रहे हैं, और उस थ्योरेटिकल से एक्चुअल का जितना जो है डेविएशन होगा उसके माध्यम से आप बता देंगे। अगर डेविएशन बहुत ज्यादा हो रहा है तो आप बताएंगे कि भैया इधर का क्रॉप कॉम्बिनेशन ठीक नहीं, 4 फसलों को मत उगाइए, कम कीजिए। और अगर जो है एक्चुअल वैल्यू से ज्यादा कम डेविएशन कर रहा है तो हाँ ठीक है आप उगा रहे हैं तो आपको फायदा हो रहा है। अब इन्होंने क्या कहा, तो हमने क्या लिया था, जो थ्योरेटिकल वैल्यू हो गया वो 50-50 हो जाएगा इनके अकॉर्डिंग। जब इसकी उन्होंने एक्चुअल वैल्यू देखी तो राइट के कितना एरिया था, 55% था, बीट कितना था, 25% में था। अब इन्होंने कहा कि इसका डेविएशन निकालते हैं। डेविएशन कैसे निकलेगा, थ्योरेटिकल वैल्यू एक्चुअल को माइनस करेंगे। तो पहले हम जो है डेविएशन निकालते हैं, तो राइस का जो है थ्योरेटिकल वैल्यू कितना है, 50 है, तो 50 माइनस क्या है एक्चुअल वैल्यू, राइस का एक्चुअल वैल्यू कितना है, 55 है, तो 50 टू -5, ठीक है, माइनस को ये छोड़ देते हैं, नगण्य मान लेते हैं। दूसरा आपने बीट माना है, बीट का थ्योरेटिकल वैल्यू कितना, और 50 माइनस बीट का क्या है एक्चुअल वैल्यू कितना है, बीट का वैल्यू है 5, तो इसको 25 यानी 25 बचा, ठीक है। ये आ गया डेविएशन। तो अब आपको डेविएशन भी पता चल गया, डी पता चल गया, नंबर ऑफ क्रॉप भी पता चल गया। फार्मूले पे क्या कर दीजिए, रख दीजिए, इसको माइनस मान, इसको मान लेंगे ये 5 है, ठीक है। अब आप रखिए, रखना किस पे है, आइए अब आप उसी फार्मूले पे रख लीजिए, क्योंकि आपको डी भी मिल गया है और क्या मिल गया है, एन भी पता चल गया है। तो आइए उसको रखते हैं। फार्मूला क्या है, सिग्मा डी स्क्वायर, क्या है, सिग्मा डी। सिग्मा डी का मतलब क्या है, सिग्मा का मतलब क्या हो गया, सिग्मा डी का मतलब टोटल आप क्या कीजिए, सिग्मा डी स्क्वायर का मतलब क्या हो गया कि पहले जो टोटल आया हुआ है मान, ये डी का तो ही मान आया है, ये D1 ये D, ठीक है, यानी दोनों का जो है डेविएशन आया है। तो सिग्मा डी का मतलब क्या हुआ कि दोनों को जोड़िए, तो 25 और 5 क्या हो गया, 30, क्या है डी का स्क्वायर, तो 30 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा, 900 हो जाएगा, 900 अपान क्या, नंबर ऑफ क्रॉप, तो नंबर ऑफ क्रॉप कितना है, 2 है, तो इसकी रूट हो जाएगी, ये आपका कितना हो जाएगा, 2 से, तो अंडर रूट 450, अंडर रूट 450 इसका वैल्यू आप निकाल लीजिए, जो भी आएगा वही क्या हो जाएगा, इनके अकॉर्डिंग दो जो क्रॉप कॉम्बिनेशन रीजन की वैल्यू आई वो क्या आ गई, जितना भी आएगा उसके आधार पे कह सकते हैं कि
अब क्या हुआ, यहाँ पर आप देख रहे थे जो डेविएशन हुआ था, एक में जो क्या हुआ था 5 डेविएशन हुआ था, एक में क्या हुआ था 25 डेविएशन हुआ था, यानी दोनों लगभग लगभग बैलेंस है, बहुत ज्यादा डेविएशन नहीं हो रहा है। तो इस आधार पे कह सकते हैं कि उस एरिया में क्या है, राइस और बीट की जो है खेती की जा सकती है। ठीक है, हमने एक एग्जांपल माना था, वैसे राइस और बीट की खेती एक साथ तो आप कर नहीं सकते। जो भी फसलें आप कॉम्बिनेशन में लेंगे, जो कॉम्बिनेशन बनाती हैं, तो वो आपको फायदा होगा कि नुकसान होगा, उसी के आधार पे क्या किया इन्होंने, एक वैल्यू कैलकुलेट किया और देखा कि डेविएशन कितना ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि फार्मूले को अगर एग्जाम में दिया जाता है कैलकुलेशन करने के लिए, तब भी आप आराम से कर सकते हैं। हमने आपको यहाँ समझा दिया। वीडियो कैसे लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए, और आपकी इच्छा हो तो आप वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा तो लोगों को शेयर कीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर पूरी ज्योग्राफी फ्री ऑफ कॉस्ट 10 फरवरी के अंदर आपको कंप्लीट किया जाएगा, और उसी के दौरान हम लोग 1000 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप लोग कदम से कदम मिलाकर चलेंगे तो आपका जेआरएफ एक बार पक्का होने वाला है, ये हमारा आपसे वादा है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट।